दोस्तों नमस्कार। यह है जाब स्टडी यूट्यूब चैनल, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रत्येक दिन की तरह अपने इस प्रैक्टिस सेट राजनीति विज्ञान को, जिसमें विभिन्न प्रकार के मिश्रित प्रश्नों का संकलन किया गया है जो आने वाली समस्त शिक्षक भर्तियों के लिए उपयोगी हैं, तो आइए इसको बिना विलंब किए हुए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहते हैं। परीक्षाएं चाहे जब हों, लेकिन तैयारी तो हमेशा चलाते ही रहना चाहिए, अन्यथा जो है वो प्रश्नों का जो है वो भूलने लगता है। इस तरह आगे बढ़ते हैं। देखिए, आइए प्रश्न पढ़ते हैं और अपने इस प्रैक्टिस सेट को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। पहला प्रश्न है, ये आपकी स्क्रीन पर, यह किसका कथन है कि राजनीति विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। इन कौन सा ऐसा विचारक है जो ये कहता है कि जो राजनीति है विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। तो बताना है क्या लेफ्टविच है या लासवेल है या क्रिक है या मिलेट है। तो इसका उत्तर जो होगा दोस्तों वो लासवेल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि लासवेल जो थे अमेरिका के एक राजनीतिक वैज्ञानिक थे और इन्हीं का ये प्रसिद्ध कथन है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु जो है दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, किस लिए? व्यवहारवादी आंदोलन हो, तो इसकी स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है ये बताना है। या कहें कि शिकागो स्कूल को किसने स्थापित किया था, तो क्या डेविड ऑस्टिन थे या चार्ल्स मैरियम या हेराल्ड लासवेल या इनमें से कोई नहीं। तो आपने उत्तर दे दिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स मैरियम जो थे इन्होंने ही व्यवहारवादी आंदोलन के जनक के रूप में भी जाने गए हैं और इन्होंने ही शिकागो स्कूल के स्थापना किया था या संस्थापक माने गए हैं। दोस्तों शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर पद पर कार्य करते हुए सक्रिय रूप से जो है व्यवहारिक राजनीति में भी इन्होंने भाग लिया और इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें द अमेरिकन पार्टी सिस्टम और न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स आदि प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो ये प्रश्न है, व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो क्या वाटसन द्वारा या हर्बर्ट टिंगस्टन द्वारा या रॉबर्ट डाल द्वारा या डेविड ईस्टन द्वारा। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जेबी वाटसन जो है राजनीतिक, इन्होंने सर्वप्रथम जो है व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है किया था। अमेरिका के ये मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, आप याद रखें, और जिनकी महत्वपूर्ण रचना है बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद, जो 1924 में लिखा था। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को। यह है, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ पुस्तक है एक, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ किसकी रचना है ये बताना है। तो बताइए ये रचना किसकी है? क्या डी.ई. एफ्टर की है, क्या डी.ई. एफ्टर की है या मार्क टर्न कैप्लान की है और या डेविड ईस्टन की है या इनमें से किसी की नहीं बताना है। तो कौन सा इसका जो है सही उत्तर होगा, ये आपको उत्तर देना है इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर आपने दे दिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर इसका जो है सी हो जाएगा। सही उत्तर आपका ये सी नंबर सही हो जाएगा। मित्रों यह सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ जो डेविड ईस्टन जी की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन निम्न में से कौन आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आगत नहीं है? ये प्रतिपादन किया है जो राजनीतिक हैं एक आमंड जी, इनके में से कौन सा उनकी व्यवस्था का आगत नहीं है ये बताना है। क्या हित समूहन या हित मुखरन या अंतःपाशी या राजनीतिक संप्रेषण। तो बताना है कौन सा इसमें से उनसे संबंध नहीं रखता है। तो दोस्तों ये सी नंबर अंतःपाशी जो है शब्द, ये संबंध उनकी व्यवस्था से नहीं रखता है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में कौन से लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के लक्षण है? बताना है कि लुसियन पाई जी ने कौन कौन से लक्षण बताए हैं, उन्हीं में से बताना है कि कौन सा है। तो क्या समानता है, क्षमता है, विभेदीकरण है, या सभी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि समानता, क्षमता और विभेदीकरण जो है लुसियन पाई के अनुसार जो है राजनीतिक विकास के लक्षण माने गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। दोस्तों आगे देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? ये प्रश्न है। तो कौन सा है ये देखना है। प्लेटो का न्याय विधिक संकल्पना है, क्या ये सही है? बी नंबर में असत्य अभिकथन सत्य है पूछ रहा है। हाँ, प्लेटो का न्याय विधिक संकल्पना, क्या ये सही है? या बी नंबर न्याय के लिए ग्रीक शब्द डायक्योसाइन है, ये सही है? या सी नंबर है प्लेटो के न्याय से तात्पर्य कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वर की व्यक्ति तथा व्यक्ति का ऋण चुकाना है। कहने का मतलब है न्याय के प्लेटो के अनुसार न्याय से तात्पर्य कथनी करनी में सत्यता होनी चाहिए और ईश्वर तथा व्यक्ति का ऋण चुकाना ही कहता है न्याय है। क्या प्लेटो का ये कथन सही है? या सी डी नंबर है प्लेटो का न्याय संप्रभु की शक्तियों द्वारा प्रवर्तित और उसके नाम के लिए बनाए गए कानून और संस्थानों के अनुरूप है, क्या सही है? इसमें ये बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये न्याय के लिए जो है ग्रीक शब्द डायक्योसाइन है। तो मित्रों इनकी एक जो है रिपब्लिक पुस्तक है प्लेटो जी की, जिसका शीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस, और प्लेटो ने न्याय के लिए जो है ग्रीक शब्द डायक्योसाइन का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ सदाचरण है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण माना गया है, और कथन को पढ़ना है, फिर कारण को भी देख करके आपको जो है इसका उत्तर देना है। देखते हैं कि अभिकथन क्या है। तो अभिकथन में है प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का जो है प्रतिपादन करता है, क्या ये सही है? आपको परीक्षण करना है। आपको कारण दिया गया है अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना, यानी अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना, क्या ये सही है? तो मित्रों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो इसमें से सही है वो ऑप्शन सही होगा। ए सत्य है परंतु जो है आर असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ए सत्य है लेकिन आर जो है असत्य है। ये प्लेटो के अनुसार जो है दोस्तों कहते हैं कि न्याय का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि मनुष्य अपने उन सब कर्तव्यों का पालन करे जिसका पालन समाज के प्रयोजन के दृष्टिकोण से जो है किया जाना आवश्यक है। आगे देखते हैं। समाज एवं राज्य अपनी आवश्यकताओं और व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुसार उनके लिए कुछ कर्तव्यों का भी निर्धारण करता है। दोस्तों इनका यथावत पालन ही क्या है? न्याय होता है। ये किसका कहना है? तो ये प्लेटो महोदय के कहना था। आगे देखते हैं। फिर प्रश्न है, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग किस वर्ग के संदर्भ में किया है? उन्होंने जो आदर्श राज्य का प्रस्तुतिकरण किया है उसमें बुभुक्षा शब्द का भी प्रयोग किया है। तो किसके लिए किया? सैनिक के लिए किया है, या शासक के लिए, या शिल्पकार के लिए, या व्यक्तिगण के लिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी शिल्पकार के लिए जो है बुभुक्षा शब्द का प्रयोग प्लेटो ने किया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। यह है अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रश्न है, भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो आप जान गए होंगे कि अनुसूची में संशोधन करना है। तो इस प्रश्न का 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहली अनुसूची में, दूसरी में, या तीसरी में, या 9वीं अनुसूची में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपने दे दिया होगा। जो सही उत्तर होगा मित्रों इस प्रश्न का वो पहला, यानी कि ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। यानी किसी भारतीय राज्य का अगर या संघ के क्षेत्र के बारे में उपबंधित किया जाना है तो अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है, जो पहली अनुसूची में
संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। ये है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ है? तो ये आसान सा प्रश्न है। क्या 26 जनवरी 1955 को, या 15 अगस्त 1956 को, या 26 जनवरी 1957 को, या 15 अगस्त 1958 को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 26 जनवरी 1957 को जो है जम्मू कश्मीर का संविधान लागू होता है। मित्रों, याद हो कि 2019 में जम्मू कश्मीर के इस संविधान को समाप्त करके वर्तमान में इस राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है इसे बांट दिया गया है। तो याद रखें कब बांटा गया है, तो 2019 में इसको विभाजित करके 2 भागों में बांट दिया गया है। आगे देखते हैं प्रश्न। फिर लिखा हुआ है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है? क्या समान संरक्षण शब्द मिला है? पढ़े होंगे आप, तो बताइए। समान अवसर क्या मिला है? समान न्याय मिला है क्या? समान स्वतंत्रता क्या, या समान निर्णय? तो बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी समान अवसर की बात प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका में है दोस्तों कही गई है। मित्रों, जानते होंगे आप कि 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, जबकि 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने संविधान सभा में यह घोषित किया था कि दोस्तों भारत का जो संविधान समय तथा परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों हो सकता है? यानी कौन यह कहने वाले कथन थे कि भारत का जो संविधान है, अगर परिस्थिति हो कि एकीकरण हो जाए तो वो एकीकरण भी हो जाएगा, और संघात्मक होना हो तो वो संघात्मक भी बना हो सकता है। तो यह कहने वाले जो हैं अंबेडकर महोदय थे। ठीक है मित्रों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर अंबेडकर जी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी, तो किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी ये बताना है। क्या 1919 के द्वारा, 1919 के द्वारा, पहला 1909 के द्वारा, दूसरा 1919, तीसरा 1935, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न को आपको उत्तर देना है। क्या सही उत्तर होगा आपको बताना है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से जो है द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की जाती है। मित्रों, आपको ज्ञात होगा कि भारत शासन अधिनियम जो है 1 अप्रैल 1921 से द्वैध शासन बंगाल, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत जो है 1 अप्रैल 1921 से मित्रों बंगाल में, मद्रास में, बम्बई उत्तर प्रदेश, पंजाब बिहार और उत्तरी उड़ीसा मध्य प्रदेश असम में आरंभ किया गया था। और 1932 में भी दोस्तों उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का गठन हुआ और उसे भी द्वैध शासन के तहत जो है ले आया गया था। ठीक है मित्रों, और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से जो है दोस्तों प्रांतों से फिर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दी जाती है और केवल में फिर कहाँ रखी जाती है, तो केंद्र में केवल रखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान है तो क्या है ये बताना है। मुख्यतया लिखित है, या परंपराओं अभिसमयों पर आधारित है, या मुख्यतया लिखित है, या व्यक्तिगत इच्छाओं पर आधारित है? तो कैसा है ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान जो है मुख्यतया एक लिखित दस्तावेज है। ठीक है मित्रों, जबकि देखते हैं ब्रिटेन का जो संविधान है दोस्तों, वहाँ का संविधान परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित एक अलिखित संविधान है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। भारत में वरिष्ठ लोक सेवकों के पदोन्नति के मामलों का निर्णय किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। भारत में जो है वरिष्ठ लोक सेवकों के पदोन्नति के मामलों का निर्णय किया जाता है ये बताना है। तो किसके द्वारा किया जाता है आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब कैसे देंगे आपको बताना है। क्या मुख्यालय द्वारा किया जाता है, या कैबिनेट समिति द्वारा किया जाता है, या पीएमओ के द्वारा किया जाता है, या विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा जो है भारत में वरिष्ठ लोक सेवकों के पदोन्नति के मामलों का निर्णय किया जाता है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं।
यह है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोक प्रशासन के अंतर्गत जो है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोक प्रशासन के अंतर्गत शासन से विशेषकर केवल कार्यपालिका पक्ष से संबंधित कार्यों को समाहित किया गया है? ये किसने कहा है? क्या लूथर गुलिक ने, या एल.डी. व्हाइट ने, या डब्ल्यू.एफ. बिलोबी ने, या मार्शल ने? तो किसका कथन है, इसको उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लूथर गुलिक महोदय ने कहा है कि जो लोक प्रशासन के अंतर्गत शासन से विशेषकर केवल कार्यपालिका का पक्ष से संबंधित कार्यों को समाहित किया जाता है। ये कहने वाले थे कौन? तो वो थे लूथर गुलिक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में किन विवादों का संबंध जो भारत और पाकिस्तान के मध्य से है? यानी विवाद का कारण क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो कारण बताना है। क्या सियाचिन विवाद है, सर क्रीक विवाद है, या काला पानी विवाद है, या दाहग्राम विवाद है? तो बताना है क्या सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो सियाचिन विवाद आप जानते हैं कि इसका संबंध जो है भारत और किससे है? तो इसका संबंध जो है भारत और चीन से है। जबकि जो है सर क्रीक विवाद जो है, इसका जो संबंध है वो भी किससे है? तो इसका भी संबंध जो है दोस्तों, इसके ये ऑप्शन दिए गए हैं, कूट के माध्यम से उसको उत्तर देना है, ये भी देखना है, ध्यान दीजिए। ये है सियाचिन विवाद, सर क्रीक विवाद, काला पानी विवाद, दाहग्राम विवाद, और नीचे दिए गए हैं कूट के माध्यम से इसके उत्तर देना है। क्या ए नंबर सही होगा, यानी 1 और 2, या 2 और यानी 1 और 4, सी नंबर में दिया गया है 2 और 3, और डी नंबर में दिए गए हैं 3 और 4। तो क्या सही होगा, इसका उत्तर देना है आपको। तो आपको पता होगा कि सियाचिन विवाद और सर क्रीक विवाद जो है वो पाकिस्तान से इसका संबंध है, जबकि काला पानी का विवाद जो है भारत और नेपाल से संबंध रखता है, और दाहग्राम विवाद जो है ये भारत और बांग्लादेश से विवाद के बीच कारण बने हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और जो 2 है ये सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ये 1 और 2 सही हैं, बाकी सब इसमें गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंडिया काकस का मुख्य कार्य क्या है? इंडिया काकस जो एक संस्था है कहें कि इसका मुख्य कार्य क्या है, क्या काम करता है, ये बताना है। PIOS और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है, या ये सही होगा? या भारतीय मूल के व्यक्तियों PIOS का संघ बनाना होता है, ये सही होगा? या फिर जो है US के नीति निर्माण को भारत के पक्ष में जो है प्रभावित करता है, क्या ये सही होगा? या भारतीय सरकार को प्रतिक्रिया बना देता है, फीडबैक देना है, ये सही है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, यानी US के नीति निर्माण को भारत के पक्ष में जो है प्रभावित करना इसका मुख्य कार्य है। तो ये इंडिया काकस का प्रमुख कार्य है कि USA के नीति निर्माण को भारत के पक्ष में प्रभावित करना। आगे देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। जो अंतिम प्रश्न है अपनी इस प्रैक्टिस सेट का, उसको भी समाप्त कर देते हैं। आत्मनिर्भर भारत, ये नवीन प्रश्न है मित्रों। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब चालू किया जाता है, कब प्रारंभ किया जाता है, ये बताना है। 12 दिसंबर 2020 को, या 12 मई 2020 को, या 12 नवंबर 2020 को, या 12 अक्टूबर 2020 को, यानी कि 12 तारीख ही रहेगी और 2020 का सन रहेगा, इनमें से बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 12 मई 2020 को जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत जो है की जाती है। इस अभियान के तहत उन सभी विदेशी निर्भरताओं को कम करना है जिस वजह से भारत का ज़्यादातर व्यापार जो है दूसरे देशों के साथ होता है या दूसरे देशों पर निर्भर करता है। इसमें क्या करना है कि बाहर की वस्तुओं पर निर्भर न रहकर अपने स्वयं की स्तर पर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद को हमारे देश में ही तैयार करना है। यही इसका प्रमुख क्या कहें कि उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। हमारे इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों का लेवल और जो प्रश्नों का संग्रह अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें।